नमस्ते दोस्तों कहानी का नाम है कोई दुख न हो तो बकरी खरीद लो। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, आवाज़ सविता दहिया। दोस्तों कहानी का नाम थोड़ा अजीब सा लगता है, कोई दुख न हो तो बकरी खरीद लो, लेकिन कहानी सुनने के बाद कहानी अपने नाम को सार्थक करती है। पता चलता है कि हाँ, कहानी का नाम बिल्कुल ठीक रखा गया है। तो लीजिए, प्रस्तुत है कहानी कोई दुख न हो तो बकरी खरीद लो। उन दिनों दूध की तकलीफ थी। कई डेयरी फार्मों की आजमाइश की, अहीरों का इम्तहान लिया, कोई नतीजा नहीं। 2-4 दिन तो दूध अच्छा मिलता, फिर मिलावट शुरू हो जाती। कभी शिकायत होती, दूध फट गया, कभी उसमें से नागवार बू आने लगती, कभी मक्खन के रेजे निकलते। आखिर एक दिन एक दोस्त से कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले लें, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी। लागत आधी आधी, खर्च आधा आधा, दूध भी आधा आधा। दोस्त साहब राजी हो गए। मेरे घर में जगह नहीं थी और गोबर वगैरह से मुझे नफ़रत है। उनके मकान में काफ़ी जगह थी, इसलिए प्रस्ताव हुआ कि गाय उनके घर रहे। इसके बदले में उन्हें गोबर पर एक छत्र अधिकार रहे, वह उसे पूरी आज़ादी से पाएँ। उपले बनाएं, घर लेपें, पड़ोसियों को दें या उसे किसी आयुर्वेदिक उपयोग में लाएं। इकरार करने वाले को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति या प्रतिवाद न होगा और इकरार करने वाला सही होश हवास में इकरार करता है कि वह गोबर पर कभी अपना अधिकार जमाने की कोशिश न करेगा और न किसी को उसे इस्तेमाल करने के लिए आमादा करेगा। दूध आने लगा, रोज़ की झंझट से मुक्ति मिली। एक हफ्ते तक किसी तरह की शिकायत न पैदा हुई। गरम गरम दूध पीता था और खुश होकर गाता था, रब का शुक्र अदा कर भाई, जिसने हमारी गाय बनाई। ताज़ा दूध पिलाया उसने, लुफ्त हयात चखाया उसने। दूध में भीगी रोटी मेरी, उसके करम ने बख्शी सेरी। मगर धीरे धीरे यहाँ भी पुरानी शिकायतें पैदा होने लगी। यहाँ तक नौबत पहुँची कि दूध सिर्फ नाम का दूध रह गया। कितना ही उबालो, न कहीं मलाई का पता न मिठास। पहले तो शिकायत कर लिया करता था, इससे दिल का बुखार निकल जाता था। शिकायत से सुधार नहीं होता तो दूध बंद कर देता था। अब तो शिकायत का भी मौका नहीं था, बंद कर देने का जिक्र ही क्या। भिखारी का गुस्सा अपनी जान पर, पीवो या नाले में डाल दो। 8 आने रोज़ का नुस्खा किस्मत में लिखा हुआ। बच्चा दूध को मुंह न लगाता, पीना तो दूर रहा। आधों आध शक्कर डालकर कुछ दिनों दूध पिलाया तो फोड़े निकलने शुरू हुए और मेरे घर में रोज़ बमचक मची रहती थी। बीबी नौकर से फरमाती, दूध ले जाकर उन्हीं के सर पटका। मैं नौकर को मना करता। वे कहती, अच्छे दोस्त हैं तुम्हारे, उसे शर्म भी नहीं आती। क्या इतना अहमक है कि इतना भी नहीं समझता कि ये लोग दूध देखकर क्या कहेंगे। गाय को अपने घर मंगवा लो, बला से बदबू आएगी, मच्छर होंगे, दूध तो अच्छा मिलेगा। रुपए खर्चे हैं तो उसका मज़ा तो मिलेगा। चड्ढा साहब मेरे पुराने मेहरबान हैं, खासी बेतकल्लुफ़ी है उनसे। यह हरकत उनकी जानकारी में होती तो ये बात किसी तरह गले से नीचे नहीं उतरती। या तो उनकी बीवी की शरारत है या नौकर की, लेकिन जिक्र कैसे करूं। और फिर उनकी बीवी से भी तो रहा रस्म है, कई बार मेरे घर आ चुकी है। मेरी बीवी जी भी उनके यहाँ कई बार मेहमान जा चुकी हैं। क्या ये यकायक इतनी बेवकूफ़ हो जाएंगी, सरीहन आँखों में धूल झोंकेगी। और फिर चाहे किसी की शरारत हो, मेरे लिए यह गैर मुमकिन था कि उनसे दूध की खराबी की शिकायत करता। खैरियत ये हुई कि तीसरे महीने चड्ढा का तबादला हो गया। मैं अकेले गाय रख नहीं सकता था, साझा टूट गया। गाय आधे दामों बेच दी गई। मैंने उस दिन इत्मीनान की सांस ली। आखिर ये सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए। वह बीच आंगन के एक कोने में पड़ी रह सकती है। उसे दूहने के लिए न ग्वाले की ज़रूरत, न उसका गोबर उठाने, नाद धोने, चारा भूसा डालने के लिए किसी आहिरिन की ज़रूरत। बकरी तो मेरा नौकर भी आसानी से दूह लेगा। थोड़ी सी चोकर डाल दी, चलिए किस्सा तमाम हुआ। फिर बकरी का दूध फ़ायदेमंद भी ज़्यादा है, बच्चों के लिए ख़ास तौर पर।
जल्दी हजम होता है, न गर्मी करे न सर्दी, स्वास्थ्यवर्धक है। संयोग से मेरे यहाँ जो पंडित जी मेरे मसौदे नकल करने आया करते थे, इन मामलों में काफ़ी तजुर्बेकार थे। उनसे जिक्र आया तो उन्होंने एक बकरी की ऐसी स्तुति गाई, उसका ऐसा कसीदा पढ़ा कि मैं बिन देखे ही उसका प्रेमी हो गया। फछाही नस्ल की बकरी है, ऊंचे कद की, बड़े बड़े थन जो ज़मीन से लगते हैं, बेहद कमज़ोर लेकिन बेहद दुधार। एक वक्त में 2-2.5 सेर दूध ले लीजिए। अभी पहली बार ही ब्याई है, 25 रुपये में आ जाएगी। मुझे दाम कुछ ज़्यादा मालूम हुए, लेकिन पंडित जी पर मुझे एतबार था। फरमाइश कर दी गई और तीसरे दिन बकरी आ पहुंची। मैं देखकर उछल पड़ा। जो जो गुण बताए गए थे उनसे कुछ ज़्यादा ही निकले। एक छोटी सी मिट्टी की नांद मंगवाई गई, चोकर का भी इंतज़ाम हो गया। शाम को मेरे नौकर ने दूध निकाला तो सचमुच 2.5 सेर। मेरी छोटी पतीली लबालब भर गई। अब मूसलों ढोल बजाएंगे। ये मसला इतने दिनों के बाद जाकर कहीं हल हुआ। पहले ही ये बात सूझती तो क्यों इतनी परेशानी होती। पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। मुझे सवेरे तड़के और शाम को उसके सींग पकड़ने पड़ते थे, तब आदमी दूध पाता था। लेकिन यह तकलीफ़ इस दूध के मुकाबले में कुछ न थी। बकरी क्या है, कामधेनु है। बीबी ने सोचा इसे कहीं नज़र न लग जाए, इसलिए उसके थन के लिए एक गिलाफ तैयार हुआ। उसकी गर्दन में नीले चीनी के दानों का एक माला पहनाया गया। घर में जो कुछ जूठा बचता देवी जी खुद जाकर उसे खिला आती थी। लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। ज़रूर नज़र लग गई। बात क्या है, पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा, साहब देहात की बकरी है, ज़मींदार की, बेदरेज अनाज खाती थी और सारे दिन बाग में घुमा चरा करती थी। यहाँ बंदे बंदे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे ज़रा टहला दिया कीजिए। लेकिन शहर में बकरी को टहलाने कौन और कहाँ, इसलिए ये तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। वहाँ बस्ती से ज़रा निकलकर खेत और बाग होंगे, कहार घंटे 2 घंटे टहला लाया करेगा। झटपट मकान बदला और गो कि मुझे दफ्तर आने जाने में 3 मील का फासला तय करना पड़ता था। लेकिन अच्छा दूध मिले तो मैं इसका दुगना फासला तय करने को तैयार था। यहाँ मकान खूब खुला हुआ था। मकान के सामने सहन था, जरा और बढ़कर आम और महुए वगैरह का बाग था। बाग से निकलिए तो काछियों के खेत थे, किसी में आलू किसी में गोभी। एक काछी से तय कर लिया कि रोज़ाना बकरी के लिए कुछ हरियाली दे जाया करे, मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़ती नहीं हुई। 2.5 सेर की जगह मुश्किल से सेर भर दूध निकलता था। लेकिन यह तस्कीन थी कि दूध खालिश है, यही क्या कम है। मैं ये कभी नहीं मान सकता था कि खिदमतदारी के मुकाबले में बकरी चराना ज़्यादा जलील काम है। हमारे देवताओं और नबियों का बहुत सम्मानित वर्ग गले चराया करता था। कृष्ण जी गाय चराते थे। कौन कह सकता है कि उस गले में बकरियां न रही होंगी। हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद दोनों ही भेड़ें चराते थे। लेकिन आदमी रूढ़ियों का दास है। जो कुछ बुजुर्गों ने नहीं किया उसे वह कैसे करे। नए रास्ते पर चलने के लिए जिस संकल्प और दृढ़ आस्था की ज़रूरत है वह हर एक में तो होती नहीं। धोबी आपके गंदे कपड़े धो लेगा, लेकिन आपके दरवाजे पर झाड़ू लगाने में अपनी हतक समझता है। जरायम पेशा कौमों के लोग बाजार से कोई चीज़ कीमत देकर खरीदना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। मेरे खिदमतदार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। घर से तो ले जाए, लेकिन बाग में उसे छोड़कर खुद किसी पेड़ के नीचे सो जाता। बकरी पत्तियां चर लेती थी, मगर एक दिन उसके जी में आया कि जरा बाग से निकलकर खेतों की सैर करे। यूं वह बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत बकरी थी। उसके चेहरे से गंभीरता झलकती थी, लेकिन बाग और खेत में उसे यकसा आज़ादी नहीं है, इसे वह शायद न समझ सकी। एक रोज़ किसी खेत में घुस गई और गोभी की कई क्यारियां साफ कर गई। काछी ने देखा तो उसके कान पकड़ लिए और मेरे पास लाकर बोला, बाबूजी, इस तरह आपकी बकरी हमारे खेत चरेगी तो हम तो तबाह हो जाएंगे। आपको बकरी रखने का शौक़ है तो इसे बांध कर रखिए। आज तो हमने आपका लिहाज किया, लेकिन फिर हमारे खेत में गई तो हम या तो उसकी टांग तोड़ देंगे या कानी होद भेज देंगे। अभी वह अपना भाषण खत्म न कर पाया था
कि उसकी बीवी आ पहुंची और उसने इसी विचार को और भी जोरदार शब्दों में अदा किया। हाँ हाँ करती ही रही, मगर रांड खेत में घुस गई और सारा खेत चौपट कर दिया। इसके पेट में भवानी बैठे। यहाँ कोई तुम्हारा दबैल नहीं है, हाकिम होगे अपने घर के होंगे। बकरी रखना है तो बांध कर रखो, नहीं तो गला ऐंठ दूंगी। मैं भीगी बिल्ली बना हुआ खड़ा था। जितनी फटकार आज सहनी पड़ी उतनी ज़िंदगी में कभी न सही। और जिस धीरज से आज काम लिया, अगर उससे दूसरे मौक़ों पर काम लिया होता तो आज आदमी होता। कोई जवाब ही नहीं सूझता था। बस यही जी चाहता था कि बकरी का गला घोंट दूं और खिदमतगार को 150 हंटर जमाऊं। मेरी खामोशी से वह औरत और भी शेर होती जाती थी। आज मुझे मालूम हुआ कि किन्हीं किन्हीं मौक़ों पर खामोशी नुकसानदेह साबित होती है। खैर, मेरी बीवी ने घर में ये गुलगपाड़ा सुना तो दरवाजे पर आ गई और हेकड़ी से बोली, तू कहानी होज पहुंचा दे, और क्या करेगी? नाहक टर्र टर्र कर रही है घंटे भर से। जानवर ही है, एक दिन खुल गई तो क्या उसकी जान लेगी? खबरदार, जो एक बात भी मुंह से निकाली होगी। क्यों नहीं खेत के चारों तरफ झाड़ लगा देती, कांटों से ऊंद दे। अपनी गलती तो मानती नहीं, ऊपर से लड़ने आई है। अभी पुलिस में इतला कर दें तो बंदे बंदे फिरो। बात कहने की इस शासनपूर्ण शैली ने उन दोनों को ठंडा कर दिया। लेकिन उनके चले जाने के बाद मैंने देवी जी की खूब खबर ली। गरीबों का नुकसान भी करती हो, ऊपर से रोब जमाती हो, इसी का नाम इंसाफ है। देवी जी ने गर्वपूर्वक उत्तर दिया, मेरा एहसान तो न मानोगे कि शैतानों को कितनी आसानी से भगा दिया। लगे उल्टे डांटने। गंवारों को राह बतलाने का सख्ती के सिवा दूसरा कोई तरीका नहीं। सज्जनता या उदारता उनकी समझ में नहीं आती। उसे ये लोग कमज़ोरी समझते हैं, और कमज़ोर को कौन नहीं दबाना चाहता। खिदमतगार से जवाब तलब किया तो उसने साफ कह दिया, साहब बकरी चराना मेरा काम नहीं है। मैंने कहा, तुमसे बकरी चराने को कौन कहता है? जरा उसे देखते रहा करो कि किसी के खेत में ना जाए। इतना भी तुमसे नहीं हो सकता? मैं बकरी नहीं चरा सकता साहब, कोई दूसरा आदमी रख लीजिए। आखिर मैंने खुद शाम को उसे बाग में चरा लाने का फैसला किया। इतने जरा से काम के लिए एक नया आदमी रखना मेरी हैसियत के बाहर था, और इस नौकर को जवाब भी नहीं देना चाहता था जिसने कई साल तक वफादारी से मेरी सेवा की थी और ईमानदार था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। जाड़ों के दिन थे, ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों के नीचे सूखी पत्तियां गिरी हुई थी। बकरी पत्तियों पर टूट पड़ती थी, गोया महीनों की भूखी हो। अभी इस पेड़ के नीचे थी, एक पल में वह जा पहुंची। मेरी दलेल हो रही थी, उसके पीछे पीछे दौड़ता फिरता था। दफ्तर से लौटकर जरा आराम किया करता था। आज वह कवायद करनी पड़ी, थक गया, मगर मेहनत सफल हो गई। आज बकरी ने कुछ ज़्यादा दूध दिया। ये ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले। लेकिन हरी पत्तियां आएँ कहाँ से? पेड़ों से तो तोड़ूं तो बाग का मालिक ज़रूर ऐतराज़ करेगा। कीमत देकर हरी पत्तियां मिल न सकती थी। सोचा, क्यों न एक बार बांस के लग्गे से पत्तियां तोड़ें। मालिक ने शोर मचाया तो उससे आरजू मिन्नत कर लेंगे। राजी हो गया तो खैर, नहीं देखी जाएगी। थोड़ी सी पत्तियां तोड़ लेने से पेड़ का क्या बिगड़ता है। चुनाचे एक पड़ोसी से एक पतला लंबा बांस मांग लाया, उसमें एक अंकुश बांधा और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। चोर आंखों से इधर उधर देखता जाता था, कहीं मालिक तो नहीं आ रहा। अचानक वही काची एक तरफ से आ निकला और मुझे पत्तियां तोड़ते देखकर बोला, ये क्या करते हो बाबूजी? आपके हाथ में ये लग्गा अच्छा नहीं लगता। बकरी पालना हम गरीबों का काम है कि आप जैसे शरीफों का। मैं कट गया, कुछ जवाब न सूझा। इसमें क्या बुराई है? अपने हाथ से अपना काम करने में क्या शर्म वगैरह? जवाब कुछ हल्के बेहकीकत बनावटी मालूम हुए। सफ़ेद पोशी के आत्मगौरव ने जबान बंद कर दी। काची ने पास आकर मेरे हाथ से लग्गा ले लिया और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया और पूछा, पत्तियां कहाँ रखाऊं? मैंने झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं उठा ले जाऊंगा। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल से उठा ली और बोला, आप क्या पत्तियां रखने जाएंगे? चलिए मैं रखाऊं। मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली।
उसी पेड़ के नीचे उसकी चोगनी पत्तियाँ पड़ी हुई थी। काची ने उनका एक गट्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया। अब मुझे मालूम हुआ ये देहाती कितने चालाक होते हैं, कोई बात मतलब से खाली नहीं। मगर दूसरे दिन बकरी को बाग में ले जाना मेरे लिए कठिन हो गया। काची फिर देखेगा और न जाने क्या क्या फिक्रे चुस्त करे। उसकी नज़रों में गिर जाना मुंह में कालिख लगाने से कम शर्मनाक न था। हमारे सम्मान और प्रतिष्ठा की जो कसौटी लोगों ने बना रखी है, हमको उसका आदर करना पड़ेगा। नक्कू बनकर रहे तो क्या रहे, लेकिन बकरी इतनी आसानी से अपनी निर्द्वंद आज़ाद चहलकदमी से हाथ न खींचना चाहती थी, जिसे उसने अपनी साधारण दिनचर्या समझना शुरू कर दिया था। शाम होते ही उसने इतने जोर शोर से प्रतिवाद का स्वर उठाया कि घर में बैठना मुश्किल हो गया। गिटकिरीदार में का निरंतर स्वर आ आकर कान के पर्दों को शतविशत करने लगा। कहाँ भाग जाऊं? बीवी ने उसे गालियां देना शुरू की। मैंने गुस्से में आकर कई डंडे रसीद किए, मगर उसे सत्याग्रह स्थगित न करना था न किया। बड़े संकट में जान थी। आखिर मजबूर हो गया। अपने किए का क्या इलाज। 8 बजे रात, जाड़ों के दिन, घर से बाहर मुंह निकालना मुश्किल, और मैं बकरी को बाग में टहला रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। अंधेरे में पांव रखते मेरी रूह कांपती है। एक बार मेरे सामने से एक सांप निकल गया था। अगर उसके ऊपर पैर पड़ जाता तो ज़रूर काट लेता। तब से मैं अंधेरे में कभी न निकलता था, मगर आज इस बकरी के कारण मुझे इस खतरे का भी सामना करना पड़ा। जरा भी हवा चलती और पत्ते खड़कते तो मेरी आंखें ठिठुर जाती और पिंडलियां कांपने लगती। शायद उस जन्म में मैं बकरी रहा हूँगा और ये बकरी मेरी मालकिन रही होगी। उसी का प्रायश्चित इस जिंदगी में भोग रहा था। बुरा हो उस पंडित का जिसने ये बला मेरे सिर मढ़ी। गिरस्ती भी जंजाल है। बच्चा न होता तो क्यों इस मुजी जानवर की इतनी खुशामद करनी पड़ती। और ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बात न सुनेगा, कहेगा आपने मेरे लिए क्या किया है, कौन सी जायदाद छोड़ी है। यह सज़ा भुगत कर 9 बजे रात को लौटा। अगर रात को बकरी मर जाती तो मुझे जरा भी दुख न होता। दूसरे दिन सुबह से ही मुझे ये फिक्र सवार हुई कि किसी तरह रात की बेगार से छुट्टी मिले। आज दफ्तर में छुट्टी थी। मैंने एक लंबी रस्सी मंगवाई और शाम को बकरी के गले में रस्सी डालकर एक पेड़ की जड़ से बांधकर सो गया। अब चरे जितना चाहे, अब चिराग जलते जलते खोल लाऊंगा। छुट्टी थी ही। शाम को सिनेमा देखने की ठहरी। एक अच्छा खेल आया हुआ था। नौकर को भी साथ लिया, वरना बच्चे को कौन संभालता। जब 9 बजे रात को घर लौटे और मैं लालटेन लेकर बकरी लेने गया तो क्या देखता हूँ कि उसने रस्सी को 3-3 पेड़ों में लपेटकर ऐसा उलझा डाला है कि सुलझना मुश्किल है। इतनी रस्सी भी न बची थी कि वह एक कदम भी चल सकती। लाहौल विलाकुवत। जी में आया कि कमबख्त को यहीं छोड़ दूँ, मरती है तो मर जाए। अब इतनी रात को लालटेन की रोशनी से कौन रस्सी सुलझाने बैठे, लेकिन दिल न माना। पहले उसकी गर्दन से रस्सी खोली, फिर उसकी पेच दर पेच ऐंठन छुड़ाई। 1 घंटा लग गया। मारे सर्दी के हाथ ठिठुरे जाते थे और जी जल रहा था वह अलग। यह तरकीब और भी तकलीफदेह साबित हुई। अब क्या करूं, कुछ अकल काम न करती थी। दूध का ख्याल न होता तो किसी को मुफ्त दे देता। शाम होते ही चुड़ैल अपने चीख पुकार शुरू कर देगी और घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। और आवाज़ भी इतनी कर्कश और मनहूस होती है। शास्त्रों में लिखा भी है, जितनी दूर उसकी आवाज़ जाती है उतनी दूर देवता नहीं आते। स्वर्ग की बसने वाली हस्तियाँ जो अप्सराओं के गाने सुनने की आदी हैं, उसकी कर्कश आवाज़ से नफरत करें तो क्या ताज्जुब। मुझ पर उसकी कर्णकट्टु पुकारों का ऐसा आतंक सवार था कि दूसरे दिन दफ्तर से आते ही मैं घर से निकल भागा। लेकिन 1 मील निकल जाने पर भी ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज़ मेरा पीछा किए चली आती है। अपने इस चिड़चिड़ेपन पर शर्म भी आ रही थी। जिसे एक बकरी रखने की भी सामर्थ्य न हो, वह इतना नाजुक दिमाग क्यों बने। और फिर तुम सारी रात तो घर से बाहर रहोगे नहीं, 8 बजे पहुँचोगे तो क्या वह गीत तुम्हारा स्वागत न करेगा। सहसा एक नीची शाखों वाला पेड़ देखकर मुझे बरबस उस पर चढ़ने की इच्छा हुई। सपाट तनों पर चढ़ना मुश्किल होता है। यहाँ तो 6-7 फुट की ऊंचाई पर शाखें फूट गई थी।
हरी हरी पत्तियों से पेड़ लदा खड़ा था और पेड़ भी था गूलर का, जिसकी पत्तियों से बकरियों को खास प्रेम है। मैं इधर 30 साल से किसी रूख पर नहीं चढ़ा। वह आदत जाती रही, इसलिए आसान चढ़ाई के बावजूद मेरे पाँव काँप रहे थे। पर मैंने हिम्मत न हारी और पत्तियाँ तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। यहाँ अकेले में कौन मुझे देखता है कि पत्तियाँ तोड़ रहा है। अभी अंधेरा हुआ जाता है, पत्तियों का एक गट्ठा बगल में दबाऊंगा और घर जा पहुंचूंगा। अगर इतने पर भी बकरी ने कुछ चीज चपड़ की तो उसकी शामती आ जाएगी। मैं अभी ऊपर ही था कि बकरियों का और भेड़ों का एक गोल न जाने किधर से आ निकला और पत्तियों पर पिल पड़ा। मैं ऊपर चीख रहा हूँ, मगर कौन सुनता है। चरवाहे का कहीं पता नहीं, कहीं दुबक रहा होगा कि देख लिया जाऊंगा तो गालियाँ पड़ेंगी। झल्लाकर नीचे उतरने लगा। एक एक पल में पत्तियाँ गायब हो जाती थी। उतर कर एक एक की टांग तोड़ूंगा। यकाएक पाँव फिसला और मैं 10 फीट की ऊंचाई से नीचे आ रहा। कमर में ऐसी चोट आई कि 5 मिनट तक आंखों तले अंधेरा छा गया। खैरियत हुई कि और ऊपर से नहीं गिरा, नहीं तो यहीं शहीद हो जाता। बारे मेरे गिरने के धमाके से बकरियां भागी और थोड़ी सी पत्तियां बच रही। जब जरा होश ठिकाने हुए तो मैंने उन पत्तियों को जमा करके एक गट्ठा बनाया और मज़दूरों की तरह उसे कंधे पर रखकर शर्म की तरह छिपाए घर चला। रास्ते में कोई दुर्घटना न हुई। जब मकान कोई 4 फरलांग रह गया और मैंने कदम तेज किए कि कहीं कोई देख न ले, तो वह काछी सामने से आता दिखाई दिया। कुछ न पूछो उस वक्त मेरी क्या हालत हुई। रास्ते के दोनों तरफ खेतों की ऊंची मेड़ें थीं, जिनके ऊपर नागफनी के कांटे लगे हुए थे। अगर रस्ते रस्ते जाता हूँ तो वह जालिम मेरे बगल से होकर निकलेगा और भगवान जाने क्या सितम ढाए। कहीं मुड़ने का रास्ता नहीं और वह मरदूद जमदूत की तरह चला आता था। मैंने धोती ऊपर सरकाई, चाल बदल ली और सिर झुकाकर इस तरह निकल जाना चाहता था कि कोई मजदूर है। तले की सांस तले थी, ऊपर की ऊपर, जैसे वह काची कोई खूंखार शेर हो। बार बार ईश्वर को याद कर रहा था कि हे भगवान, तू ही आफत के मारे हुओं का मददगार है। इस मरदूद की जबान बंद कर दे। एक क्षण के लिए इसकी आंखों की रोशनी गायब कर दे। आहा, वह यंत्रणा का क्षण जब मैं उसके बराबर 1 गज के फासले से निकला। एक एक कदम तलवार की धार पर पड़ रहा था कि शैतानी आवाज़ कानों में आई, कौन है रे? कहाँ से पत्तियाँ तोड़े लाता है? मुझे मालूम हुआ नीचे से ज़मीन निकल गई है और मैं उसके गहरे पेट में जा पहुँचा हूँ। रोए बर्छियाँ बने हुए थे, दिमाग में उबाल सा आ रहा था, शरीर को लकवा सा मार गया था। जवाब देने का होश न रहा। तेजी से 2-3 कदम आगे बढ़ गया, मगर वह ऐच्छिक क्रिया न थी, प्राण रक्षा की सहज क्रिया थी कि एक जालिम हाथ गट्ठे पर पड़ा और गट्ठा नीचे गिर पड़ा। फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ। मुझे जब होश आया तो मैं अपने दरवाजे पर पसीने में तर खड़ा था, गोया मिर्गी के दौरे के बाद उठा हूँ। इस बीच मेरी आत्मा पर उपचेतना का आधिपत्य था और बकरी की वह घृणित आवाज़, वह कर्कश आवाज़, वह हिम्मत तोड़ने वाली आवाज़, वह दुनिया की सारी मुसीबतों का खुलासा, वह दुनिया की सारी लानतों की रूह कानों में चुभी जा रही थी। बीबी ने पूछा, आज कहाँ चले गए थे? इस चुड़ैल को जरा बाग भी न ले गए? जीना मुहाल किए देती है, घर से निकलकर कहाँ चली जाऊँ? मैंने इत्मीनान दिलाया, आज चिल्ला लेने दो। कल सबसे पहला काम ये करूँगा कि इसे घर से निकाल बाहर करूँगा, चाहे कसाई को देना पड़े। और लोग न जाने कैसे बकरियाँ पालते हैं। बकरी पालने के लिए कुत्ते का दिमाग चाहिए। सुबह को बिस्तर से उठकर इसे फिक्र में था कि इस काली बला से क्यों कर मुक्ति मिले कि सहसा एक गडरिया बकरियों का एक गल्ला चराता हुआ आ निकला। मैंने उसे पुकारा और उससे अपनी बकरी को चराने की बात कही। गडरिया राजी हो गया, यही उसका काम था। मैंने पूछा, क्या लोगे? 8 आने बकरी मिलते हैं हुजूर। मैं 1 रुपया दूंगा, लेकिन बकरी कभी मेरे सामने न आवे। गडरिया हैरत में रह गया। मर कही है क्या बाबूजी? नहीं नहीं, बहुत सीधी है, बकरी क्या मारेगी, लेकिन मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता। अभी तो दूध देती है। हाँ, शेर सवा शेर दूध देती है। दूध आपके घर पहुंच जाया करेगा। तुम्हारी मेहरबानी। जिस वक्त बकरी घर से निकली है, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे घर का पाप निकला जा रहा है।
बकरी भी खुश थी, गोया कैद से छूटी है। गडरिये ने उसी वक्त दूध निकाला और घर में रखकर बकरी को लिए चला गया। ऐसा बेगरज गाहक उसे ज़िंदगी में शायद पहली ही बार मिला होगा। 1 हफ्ते तक तो दूध थोड़ा बहुत आता रहा, फिर उसकी मात्रा कम होने लगी, यहाँ तक कि 1 महीना ख़त्म होते होते दूध बिल्कुल बंद हो गया। मालूम हुआ बकरी गाभिन हो गई है। मैंने ज़रा भी एतराज़ नहीं किया। काची के पास गाय थी, उससे दूध लेने लगा। मेरा नौकर खुद जाकर दुहा लाता था। कई महीने गुजर गए। गडरिया महीने में 1 बार आकर अपना रुपया ले जाता। मैंने कभी उससे बकरी का जिक्र नहीं किया। उसके ख्याल ही से मेरी आत्मा कांप जाती थी। गडरिये को अगर चेहरे का भाव पढ़ने की कला आती होती तो वह बड़ी आसानी से अपनी सेवा का पुरस्कार दुगुना कर सकता था। एक दिन मैं दरवाजे पर बैठा हुआ था कि गडरिया अपनी बकरियों का गल्ला लिए आ निकला। मैं उसका रुपया लाने अंदर गया कि क्या देखता हूँ, मेरी बकरी 2 बच्चों के साथ मकान में आ पहुँची। वह पहले सीधी उस जगह गई जहाँ बंधा करती थी, फिर वहाँ से आंगन में आई और शायद परिचय दिखलाने के लिए मेरी बीवी की तरफ ताकने लगी। उन्होंने दौड़कर एक बच्चे को गोद में ले लिया और कोठरी में जाकर महीनों का जमा चोकर निकाल लाई और ऐसी मोहब्बत से बकरी को खिलाने लगी कि जैसे बहुत दिनों की बिछड़ी हुई सहेली आ गई हो। न वह पुरानी कटुता थी, न वह मनमुटाव। कभी बच्चे को चुमकारती थी, कभी बकरी को सहलाती थी और बकरी डाक गाड़ी की रफ्तार से चोकर उड़ा रही थी। तब मुझसे बोली, कितने खूबसूरत बच्चे हैं। हाँ, बहुत खूबसूरत। जी चाहता एक पाल लूँ। अभी तबीयत नहीं भरी। तुम बड़े निर्मोही हो। चोकर ख़त्म हो गया। बकरी इत्मीनान से विदा हो गई। दोनों बच्चे भी उसके पीछे फुदकते चले गए। देवी जी आँख में आंसू भरे ये तमाशा देखती रही। गडरिये ने चिलम भरी और घर में आग मांगने आया। चलते वक्त बोला, कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा मालिक। देवी जी ने कहा, और दोनों बच्चे क्या पिएंगे। बच्चे कहाँ तक पिएंगे बहू जी, 2 सेर दूध देती है। अभी दूध अच्छा न होता था, इस मारे नहीं लाया। मुझे रात की वह मर्मांतक घटना याद आ गई। मैंने कहा, दूध लाओ या न लाओ, तुम्हारी खुशी, लेकिन बकरी को इधर न लाना। उस दिन से न वह गडरिया नज़र आया और न वह बकरी, और न मैंने पता लगाने की कोशिश की। लेकिन देवी जी उसके बच्चों को याद करके कभी कभी आंसू बहा लेती हैं।